नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन कुमार जी। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो सीरीज के अंदर, जिसमें आज बात करने वाला हूं मैं ओवास्ट वर्जन 4 की चेकलिस्ट के अंदर। आज कैटेगरी जो है वो है एरर हैंडलिंग की। एरर हैंडलिंग जो है ना, ये बहुत कॉमन टाइप की वल्नरेबिलिटी होती है जो आमतौर पे आपको किसी भी वेबसाइट में मिल जाती है, ठीक है ना। इसको बस आइडेंटिफाई करने के लिए और इसको ना निकालने के लिए आपको थोड़ी ट्रिक का यूज करना पड़ता है, जो आज बताने वाला हूं मैं हमारी इस वीडियो के अंदर। ठीक है ना। इसमें आज हम बात करने वाले OTG ERR001 के बारे में करना चाह रहे हैं हम लोग। और एनालिसिस ऑफ एरर कोड, तो भाई कि अगर एरर कोड जो अगर आ रहा है, मतलब एरर डिस्प्ले हो रहा है आपके वेबसाइट के अंदर, तो उस चीज के अंदर अपन को किस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक एरर जो होता है वो किस लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है, वो चीज आज हम लोग ना इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है ना। ये एरर जो होता है ना, मतलब बता दूं मैं आपको कि ये एरर जो है ये काफी कुछ चीजें डिटेल प्रोवाइड करता है। हो सकता है कि ये आपको प्लेटफॉर्म की नॉलेज दे कि भाई आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, कौन सा ओएस यूज कर रहे हैं, प्लस कौन सा डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे काफी सारी इश्यूज के बारे में बता सकता है। इवन एरर्स के थ्रू आप एसक्यूएल इंजेक्शन निकाल सकते हैं, एरर्स के थ्रू आप डायरेक्टली ट्रैवर्सल अटैक निकाल सकते हैं। ऐसे काफी सारे बड़े बड़े अटैक्स जो है ना, वो एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी के थ्रू ही निकलते हैं। ठीक है ना। तो इस बिना टाइम वेस्ट कर इसको स्टार्ट करते हैं। और पहले अपन बताता हूँ मैं, थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन जो पढ़ देता हूँ मैं आपको। लोकेट एरर कोड जनरेटेड बाय द वेब एप्लीकेशन और सर्वर, वेब सर्वर कलेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट एरर। तो भाई एरर के थ्रू हमें कैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उसके लिए कुछ करना नहीं है आपको। डायरेक्टली आप जाएं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं अपना डीवीडब्ल्यू लैब दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो किसी वेबसाइट पे गए, उसको नॉर्मल स्क्रॉल कर रहे हैं और वो नॉर्मली फंक्शनिंग कर रहा है, दिख रहा होगा आपको। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, सब चल रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है। फिर आप पहले आप ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि भाई इस पर्टिकुलर साइट का स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आपको। ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। भाई एक ना रूट डायरेक्टरी दिख रहा होगा 127.0.0.1, मतलब कि आपका डोमेन जो है वो है। उसके बाद एक फोल्डर बना हुआ है डीवीडब्ल्यू करके, और उसके बाद उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है वल्नरेबिलिटीज, और उसमें एक फोल्डर बना हुआ है CSRF, जिसका पेज अभी अपन यहाँ पे ओपन करके बैठे हुए हैं। ठीक है ना। इसको अगर आपको डिटेल में बैकएंड में भी जानना है तो मैं आपको बैकएंड से भी दिखाता हूँ, मतलब कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या होता है। ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे आए, इधर गए, ठीक है ना। उसके बाद फिर नीचे आते हैं अपन जैम्प। जैम्प के अंदर ये जैम्प मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, जिसके ऊपर मैं अपना सर्वर अभी रन कर रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एसटी डॉक्स में गया। अब डीवीडब्ल्यू दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। बिल्कुल अब हम डायरेक्टरी मैच कर रहे हैं। जो यूआरएल में दिख रहा है वही हम लोग मैप करने की कोशिश करेंगे हमारे सर्वर के ऊपर। डीवीडब्ल्यू के अंदर आपको दिख रहा होगा एक फोल्डर होगा आपके वल्नरेबिलिटीज का नाम का। बिल्कुल हाँ, वल्नरेबिलिटीज का नाम का फोल्डर है। एंटर करता हूँ, इसके अंदर तो दिख रहा होगा CSRF करके एक वल्नरेबिलिटी होगी। बिल्कुल CSRF करके एक फोल्डर है यहाँ पे। और यहाँ पे और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने दे रखी है। तो अभी जो मैं हूँ वो इंडेक्स वाला जो पेज है इसका, इसके अंदर मैं मतलब अभी प्रेजेंट हूँ मैं। और इसी के थ्रू मैं सारी इन्फॉर्मेशन ले पा रहा हूँ। तो क्या मतलब कि अगर मुझे डायरेक्ट वल्नरेबिलिटीज के ये सारे फोल्डर्स को व्यू करना है तो क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली इसको हटाऊंगा यहाँ से, फिर मैं ट्राई करके देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बिल्कुल हाँ, देख सकते हैं जैसे मैंने उस पर्टिकुलर फोल्डर को हटाया, और एक फोल्डर को हटाने के बाद क्योंकि उस फोल्डर में इंडेक्स पेज था, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स पेज होगा तो ऑटोमेटिकली वो वेब पेज ओपन कर देगा, उसकी डायरेक्टरीज कभी ओपन नहीं करेगा। देखा जाएगा अपन, जैसे अभी यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल देके। ठीक है ना। तो पीछे आता हूँ, जैसे मैं अपन अभी जैसे अपन यहाँ पे CSRF आ गया। अब CSRF के अंदर यहाँ दो फोल्डर भी थे, जैसे हेल्प था और सोर्स था। पर इंडेक्स पेज होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि डायरेक्टली उसने इस इंडेक्स पेज को ओपन कर दिया और आपके सामने पूरा पूरा वो पेज डिस्प्ले हो गया CSRF का। पर अगर मान लो ये इंडेक्स पेज अगर यहाँ नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होता। उस कंडीशन में ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर खोल देता है। CSRF ओपन करते तो डायरेक्टली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर खोलता है। एक बार ट्राई करके दिखाऊं मैं इसको, एक बार थोड़ा टिपिकल होगा समझने में, पर ठीक है मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, सॉरी सर क्या रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है, इस इंडेक्स को मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेते हैं यहाँ से, और एक फोल्डर बनाता हूँ मैं बैकअप के नाम से। ठीक है, और एंटर मार देता हूँ मैं, और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो CSRF को मैंने अब रिमूव कर दिया कहाँ से, हमारे इसके मेन पेज से। तो मैं वापस से जाता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ CSRF, मैंने बैक करता हूँ, तो दिख रहा होगा अभी यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, CSRF का पेज। ठीक है, और अब देखो, अब दोनों में देखो अंतर क्या बता दूं मैं आपको। दोनों में अंतर है। जब मैंने बैक करा तो बैक करते ही क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो उसने CSRF का मुझे पुराना वाला पेज दिखा दिया, पर एक्चुअली मैंने पेज तो रिमूव कर दिया था। तो ये कैशे की प्रॉब्लम हो सकती है जब आप कैशे स्टोर करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, जिसकी वजह से जब आप बैक करते हैं ना, और मान लो वही पेज वो डायरेक्टली ब्राउजर से निकाल लेता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने ब्राउज करा वाला पेज तो डेफिनेटली कोई कैशे, कोई ना कोई स्टोरी मेमोरी में स्टोर होगा उसका, तो वो कैशे से निकालता है। पर जब मैंने यूआरएल टाइप करा तो ऑटोमेटिकली उसने सर्वर के पास गया, सर्वर पे देखा कि ये CSRF का कोई पेज अवेलेबल है या नहीं है, तो उसने बोला भाई CSRF के अंदर फोल्डर में कोई भी इंडेक्स पेज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उसने डायरेक्टरीज को दिखा दिया। अगर यहाँ पे मैं इंडेक्स पेज पेस्ट कर दूंगा तो देखो यहाँ पे मेरे को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं चेक करके दिखाता हूँ। इसमें जाते हैं अपन, कट करते हैं इसको, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मेरे सामने क्या है, डायरेक्टरीज वगैरह आ गई है। अब मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो दिख रहा होगा आपको, और रिफ्रेश मारने के बाद मेरे पास पेज आ गया। सो बेसिकली अपन ना सिंपल सी बात, एक चीज और समझ में आ गई इसके अंदर की है ना भाई, अगर डायरेक्टरी के अंदर कोई डायरेक्टरी ऐसा है जो डायरेक्टली पब्लिकली आपको अलाउ कर रखा है,
तो आप डायरेक्टली उसमें घुस सकते हैं जब तक कि उसमें इंडेक्स पेज ना हो। अगर इंडेक्स पेज होगा तो वो आपको डायरेक्टली इंडेक्स पेज ओपन कर देगा, जैसा भी मेरे सामने भी ओपन है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। पर अब इसके बाद तपन भाई आप तो बता रहे थे कि भाई एरर के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालना, तो एरर कहाँ है? तो ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया। अब मैं एरर जनरेट करता हूँ। मैंने यहाँ पे स्लैश लगा के जो मेरा एक फोल्डर था, मैंने इसको आगे वाले को रिमूव कर दिया ताकि मैं फोल्डर में एंटर कर सकूं जहां पे इंडेक्स पेज ना हो। तो ये वल्नरेबिलिटीज वाला एक फोल्डर है जिसके अंदर फोल्डर्स अवेलेबल है बहुत सारे, पर ना यहाँ इंडेक्स पेज कोई अवेलेबल नहीं है, दिख रहा होगा आपको। और मेरे को यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप फुटर पे देख सकते हैं। इसके अंदर टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर अपन ने कमांड इंजेक्शन करा था। उस कमांड इंजेक्शन के अंदर हमने लाइनेक्स के कमांड चलाए थे, तभी आगे चला था, विंडोज के कमांड चल नहीं देते। पर बता दूं मैं आपको कि ना ये तो मैंने ना जुगाड़ कर रखा है, जैम पे है ना विंडोज वाला डाल रखा है, मतलब विंडोज के ऊपर मैंने जैम्प वाला सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, इसलिए मैं विंडोज से कमांड चला पा रहा था, लाइनेक्स से कमांड नहीं चल रहे थे इसके अंदर, ठीक है ना। पर अगर मान लो कोई अपाचे सर्वर है जो कोई रेड हैट लिनक्स वगैरह पे काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में लिनक्स का सर्वर ही, लिनक्स से कमांड ही वहां पे चलेंगे। दिख रहा होगा आपको अपाचे मेरा यहाँ पे रन कर रहा है 2.4.353। ये इसका वर्जन के बारे में इसने इन्फॉर्मेशन दी, और ये वर्जन के बारे में जिसको इन्फॉर्मेशन है बॉस, तो उस कंडीशन में क्या करेगा वो, कि उस वर्जन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब कि वो वर्जन आउटडेटेड तो नहीं है, कोई बग अवेलेबल है नहीं है, वो सब चीजें निकालने की कोशिश करेगा उससे, ठीक है ना। तो ये भी काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अगर मान लो कोई कंपनी जो है वो अगर आउटडेटेड सर्वर यूज कर रही है, और काफी हद तक आपको आउटडेटेड मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लो जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्शन एनवायरमेंट होता है और यूएटी एनवायरमेंट होता है, ठीक है ना। यूएटी में क्या होता है कि टेस्टिंग वगैरह करते हैं, कोई भी नया कोड डाला, डेवलप करा, उसमें उन्होंने डाल दिया, टेस्टिंग के लिए उसमें रखा रहता है। प्रोडक्शन में बहुत लेट जाता है, और प्रोडक्शन में अगर आपको कोई अपडेट करना, तो हम ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करते उसके अंदर। ऑटोमेटिक अपडेट करा, कंपनीज ने लाइव कर रखी है वेबसाइट, एकदम से अपडेट हुआ और आपके प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करा और एकदम साइट बंद होगी, अब उसको रिजॉल्व करने में आपकी जान निकल जाएगी। इसलिए कंपनीज ऑटोमेटिक अपडेट डिसेबल रखती है, जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, उनको बार बार मैनुअली जाना पड़ता है वेबसाइट के ऊपर, चेक करना पड़ता है कि कोई नया अपडेट आया नहीं आया, डाउनलोड करेंगे, टेस्ट करेंगे यूएटी एनवायरमेंट में, एक दो दिन रन करके देखेंगे एप्लीकेशन प्रॉपर रन कर रही नहीं कर रही, सारे फीचर रन कर रहे नहीं कर रहे, उसके बाद जाके वो इंप्लीमेंट करेंगे उस अपडेट को, इतनी देर में नया अपडेट आ जाएगा एक। तो ये एक लंबे प्रोसेस होने की वजह से ये जो वल्नरेबिलिटी होती है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा वर्जन यूज कर रहा है। अगर वर्जन पता है आपको, तो उस कंडीशन में फिर आप उसकी वल्नरेबिलिटीज के बारे में भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। गूगल पे जाओ, सर्च करो, या फिर expert-db पे जाके सर्च मार दो इस वर्जन को, और आइडेंटिफाई कर लो कि क्या ये वर्जन वल्नरेबल है नहीं। उसके अलावा ओपन एसएसएल का कौन सा वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ, पीएचपी का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कोडिंग का, अगर कोडिंग प्लेटफॉर्म का पता है आपको कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, सकता है उसमें कोई वल्नरेबल फंक्शंस हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप उसके अंदर रन कर सकते हैं अपना कोड वगैरह, ठीक है ना, वो चीज पूरा दे रखा है। तो ये काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, और ये आमतौर काफी साइट्स में आपको मिलती है, जैसे इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग कैटेगरी में भी हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपके सामने आए अगर वेबसाइट के अंदर, तो आप इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग डाल भी सकते हो इसको, ठीक है ना। तो ये रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं जनरेट। इसके अलावा एक दो तरीके और होते हैं, अगर मान लो आप कोई वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो आप उसमें जनरेट भी रखते हैं, जहाँ पे इनपुट फील्ड एक्सपेक्टेड नहीं है, वहाँ पे आप डाल दो। मैं दिखाता हूँ थोड़ा करके, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। google.com टाइप करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा कुछ भी इन URL कॉलन एडमिन लॉगिन .asp ऐसा नहीं, तो अपन करते हैं id इक्वल्स टू, ठीक है। तो URL में डालते हैं अपन id इक्वल्स टू, नीचे आता थोड़ा सा मैं, हाउस id, ठीक है। तो एक बार इसका मैं पेलोड देख लेता हूँ और कौन कौन से पेलोड अवेलेबल है। हाँ, id php id, ठीक है। अब दिख रहा होगा, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ बिल्कुल, एकदम बिल्कुल साइट में जाके, लेकिन आप यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे अपन कुछ आईडी इसमें तो नहीं, क्योंकि इंसर्शन पॉइंट नहीं, कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते अपन यहाँ पे, मतलब कोई पैरामीटर नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ा दो आप यहाँ से। पर हाँ, यहाँ पे एक पैरामीटर है आईडी करके, और इसमें वैल्यू दे रखी है 131। यहाँ पे मैं अपोस्ट्रोफी मार के चेक करता हूँ, तो देखते हैं कुछ मिलता है क्या। लाइव में थोड़ा टाइम लगता है बहुत सब चीज़ें ढूंढने के अंदर। नहीं, इसमें कुछ नहीं मिला। नहीं नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वाली साइड पे ट्राई कर लेते हैं एक बार अपन। यहाँ पे मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार अपोस्ट्रोफी मार के। बिल्कुल, यहाँ पे आगे दिख रहा होगा आपको। अब ये जो है ना एरर, अब ये बहुत यूजफुल एरर है, क्योंकि इस एरर के थ्रू मुझे ये पता चल पा रहा है कि भाई यहाँ पे एसक्यूएल सिंटेक्स का एरर आ गया, तो मतलब कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की पॉसिबिलिटी है। और मैं भी बैकग्राउंड में क्या यूज कर रहा हूँ, मतलब वेबसाइट डेटाबेस में मैं यूज कर रहा हूँ माई एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि एसक्यूएल जो है वो काफी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बनता है, जैसे माई एसक्यूएल होता है, एमएस एसक्यूएल होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। जो जिस प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से होता है ये। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या एरर जनरेट करा, और एरर से मुझे किसी ओएस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, पर मुझे एक सर्वर के बारे में पता चल गया कि भाई यहाँ पे पहली बात तो एसक्यूएल इंजेक्शन लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे एसक्यूएल की सिंटेक्स एरर आ गई है, साथ में माई एसक्यूएल पीछे रन कर रहा है, तो मैं माई एसक्यूएल की ही क्वेरीज ट्राई करूंगा इसके इनपुट फील्ड के अंदर। सो एरर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता पार्ट होता है किसी एप्लीकेशन का, और इसके थ्रू हम काफी सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि भाई एरर जो है कितना यूजफुल है। इसके अंदर मैंने दिखाया आपको कि डायरेक्टली ट्रैवर्सल अटैक जो हो सकता है, या पर्टिकुलर इम्प्रॉपर एरर, सॉरी अपना क्या बोलते हैं इसको, अपन आइडोर बोल सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी बोल सकते हैं अपन इसको, कि उसका डायरेक्टली अपन एक्सेस कर लिया, किसी फोल्डर को एक्सेस कर लिया,
अंदर की डायरेक्टरीज के बारे में अपन ने इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, ओएस के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल दिया, इवन अपन ने एसक्यूएल इंजेक्शन इससे आइडेंटिफाई कर लिया। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कंटिन्यू करना ना भूले अपने मेंबरशिप को। और नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वाली वीडियो में आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए थोड़ा सा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।